नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, आपका अपना पसंदीदा शो जो आप दिन भर की तमाम खबरों को जानने, अन्य समझने, तह तक जाने के लिए पसंद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। और आज के न्यूज डिकोड में हम सबसे पहले आपको एक तस्वीर, एक अहम खबर दिखाने वाले हैं। यह अहम इसीलिए है क्योंकि हर घर में आपके हमारे आसपास ज्यादातर हम पढ़ने वाले बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं और जहां भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ये खबर उनसे जुड़ी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचनों के लिए, उनके दरबार के लिए, कलश यात्रा के लिए शहरी क्षेत्र में स्कूलों का टाइम ही बदल दिया है। और इसके लिए बाकायदा जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश भी आप जरूर देख पाएंगे। ये टीवी स्क्रीन पर आप उस आदेश की कॉपी देख रहे हैं। स्कूल सुबह 7:30 से 11 बजे तक किया है ताकि कलश यात्रा टाइम से निकल पाए, कोई व्यवधान ना हो। तर्क यही है कि इस कथा का श्रवण करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इसके लिए स्कूल के टाइम को चेंज किया जा रहा है। पर यहीं से एक बड़ा और गंभीर सवाल भी उठा कि पढ़ाई के वक्त में कटौती, एकेडमिक कैलेंडर के साथ में छेड़खानी, कथा आयोजन के लिए स्कूल का टाइम क्यों बदला। कुछ लोगों ने इस पर अपनी बात भी रखी। हरि कथा में, कृष्ण कथा में, कर्मयोगी की कथा में स्कूलों के प्रति वक्त में कटौती क्यों, बदलाव क्यों, इस पर कुछ सवाल उठे। तो खबर आपने देख ली, वो आदेश भी आपने देख लिया। इस बाबत अशोकनगर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी जो आदेश दिया था, इस कॉपी को अगर आप ध्यान से देखें, इस पर गौर करें तो क्या इसमें आपत्तिजनक है, इन सबको जरा थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात जो आप कहीं देखते हैं कि किसी भी धर्म की कोई भी हरिकथा हो, कोई भी प्रवचन हो, इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, स्वागत योग्य है। हर किसी का संदेश होता है मानव कल्याण, हर किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहां भी बागेश्वर धाम सरकार की भागवत जी पर होने वाली हरि कथा से हजारों हजार लाखों लोग धर्म लाभ प्राप्त करेंगे, निसंदेह करेंगे। ये उचित लगता है कि आप इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा दें। लेकिन बीते दिनों जो कुछ भी भिंड की इन्हीं महाराज जी की सभा में हुआ, भगदड़ के तौर पर सामने आया, एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई, कुछ लोग इसमें घायल हुए, उन सब से सबक लेकर प्रशासन अभी से एहतियातन निर्देश दे रहा है, ये बात भी समझ में आती। लेकिन क्या ये उतना ही सच नहीं है कि परीक्षाओं का समय भी ये है? विद्यार्थियों का पिछले कुछ सालों में नुकसान भी हुआ है और ऐसे वक्त में बच्चों के स्कूल का टाइम कम करना, बदलना, सर्दी के समय में और जल्दी बुलाकर खत्म करना, क्या ये उचित है? क्योंकि धर्म सभा स्कूल समय के बाद हो सकती है, कलश यात्रा में बड़े शामिल हैं, उसको भी आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। ऐसे कई तर्क इस मामले में सामने आते हैं। चलिए, फिलहाल प्रशासन को जो उचित लगा उन्होंने किया, लेकिन आयोजन पर सवाल नहीं है। आयोजन को लेकर जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई का कंसर्न पीछे है, इस बात को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, समस्या है। अब आते हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर, जिसकी तारीख ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, सियासी वार पलटवार तल खो रहे हैं दिन ब दिन। देखें, झारखंड के जमशेदपुर के एक रेप केस में आरोपियों में भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मन नेताम का नाम आते ही कांग्रेस ने भाजपा को चौतरफा घेरा। मुख्यमंत्री ने सीधे पूर्व सीएम रमन सिंह पर बलात्कारियों का साथ देने का आरोप लगाया। रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। इधर बिलासपुर में जहां भाजपा ने बीते दिनों महतारी ओंकार रैली की थी, कांग्रेसियों ने आज वहां गंगा जल, गौमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बंगले जाकर शुद्धिकरण का भी प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने गंगा जल, गौमूत्र और गोबर प्रदान करके कि अपनी पार्टी में शुद्धिकरण करें। और आपने पहली टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि बलात्कार का जिसके ऊपर आरोप है। इधर अब इस मामले पर भाजपा भी आक्रामक मोड में है। रायपुर में वरिष्ठ आदिवासी बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने आदिवासी आरक्षण पर अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू किया, तो वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे सरकार को ललकारा है। कहा कि दम है तो कांग्रेस सरकार ब्रह्मन नेताम को गिरफ्तार कर दिखाए। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे।
साफ है, कथित दागी उम्मीदवार और आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर वार पलटवार थमने वाला नहीं है। तो ये खबर देखकर, रिपोर्ट देखकर साफ है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अब सारे के सारे सियासी पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। आज का सियासी माहौल बहुत कुछ साफ साफ संकेत देता है। वो क्या संकेत हैं, जरा हम डिकोड करते हैं। पहला तो यह कि हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों को वोटिंग का आधार बनाया जा रहा है और इसकी एंट्री हो गई। एक तरफ आप देखें आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जिसकी आग लगी है, यह सत्ता पक्ष के लिए बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट का रेप केस में आरोपी बनाए जाने का मुद्दा है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर विपक्ष की महतारी हुंकार रैली, महिलाओं के प्रति बीजेपी की असल सोच, उनके सम्मान से जोड़कर इसे पेश किया है। महिला सम्मान के भावनात्मक पक्ष को कांग्रेस पार्टी ने आज के प्रदर्शन में उभारा है और यह आगे भी जारी रहेगा। दूसरी बात, 2018 में कांग्रेस की गंगाजल वाली कसम को भाजपा ने अब कैश करना शुरू किया था और इसे हुंकार रैली के मंच पर भी हमने देखा है। झूठा प्रोपेगेंडा बताते हुए कई बार केंद्रीय मंत्री ने यहां आकर किए। अब पलटवार में कांग्रेस ने महतारी हुंकार रैली सभा स्थल को उसी गंगाजल और गौमूत्र गोबर से शुद्ध किया है जिस पर विपक्षी निशाना साधते हैं। एक तीर से दो शिकार किए हैं। कांग्रेस साबित करना चाहती है कि गौमूत्र गोबर के साथ गंगाजल जैसे प्रतीकों की पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस भी महारत रखती है और इन्हीं मुद्दों के सहारे, इन्हीं प्रतीकों के सहारे कांग्रेस पार्टी ने फिर से वो मुद्दा उठाया कि आप असलियत में महिला सम्मान को लेकर क्या सोचें। कुल मिलाकर आगे क्या ये मुद्दा काम करेगा, क्या ये मुद्दा बाकी के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ेगा, ये अहम सवाल है जो आप जनता तय करेंगे। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सारे देश में एक तय रूट पर आगे बढ़ रही है। बुधवार को 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और इसे लेकर सीएम शिवराज ने भी आज स्वागत करते हुए कुछ कहा है। देखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र पड़ाव पूरा हो रहा है। साथ ही पदयात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जरिए हिंदी बेल्ट में एंट्री लेने की तैयारी में है। एमपी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। इधर भारत जोड़ो यात्रा के निमाड़ प्रभारी अरुण यादव ने यात्रा को सफल बनाने के लिए मंदिर में माथा टेका। बुधवार यानी कल सुबह राहुल गांधी की अगुवाई में एमपी में यात्रा की एंट्री होगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने प्रियंका गांधी भी कल मध्य प्रदेश आएंगी। इधर राहुल और प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में आने को लेकर सीएम शिवराज ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश में सबका स्वागत है। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यक्रम के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर जिले से शुरू होगी, खरगोन, इंदौर, खंडवा और उज्जैन से होकर गुजरेगी। इसके बाद पदयात्री कांग्रेस शासित राजस्थान का रुख करेंगे। तो एक तरफ तो स्वागत किया है, तैयारियां कटाक्ष भी हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजर रही है उसकी तस्वीरों पर हर दिन कोई ना कोई बड़ी बहस छिड़ जाती है, कभी किसी बयान पर तो कभी किसी वीडियो पर। यात्रा के दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक ऐसा ही वीडियो जो महाराष्ट्र के पड़ाव का है, एक वायरल हुआ है, इसको भी आप देख लें। ये पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं जो फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव जामोद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह और कांग्रेसी कार्यकर्ता यात्रा की थकान मिटाने नाचते गाते नजर आए। दिग्विजय का नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तंज कसा। उन्होंने उमंग सिंगार पर हुई कार्रवाई की तरफ इशारा किया और चुटकी लेते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस पूरी तरह तैयार है।
तो बयानों से इतर अब मध्य प्रदेश का रुख यात्रा कर रही है। तय वक्त और रूट के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के बोदरली गांव के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हो रही है। कुछ घंटे बचे हैं। इसके रूट को हम पहले डिकोड कर चुके हैं कई दफा, लेकिन आज आपको ऐतिहासिक महत्व वाले बुरहानपुर में गांधी परिवार का क्या इतिहास जुड़ा है, इसे हम डिकोड करेंगे। पहली बात तो यह कि राहुल की पूरी यात्रा, उस रूट और खास तौर पर मध्य प्रदेश का पड़ाव बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया है, तय किया है। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश में 13 दिन तक तकरीबन रहेगी। हर दिन की अपनी एक थीम पहले से फिक्स है, जिसमें आपको राहुल गांधी आदिवासी संस्कृति, वरिष्ठ जन कलाकार दिव्यांगों का सम्मान, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को प्रणाम, ऐतिहासिक धरोहर का दीदार, महापुरुषों से जुड़े स्थानों पर जुड़ते गुजरते दिखेंगे। बुरहानपुर से गांधी परिवार का एक ऐतिहासिक नाता भी है। राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के चौथे सदस्य हैं जो बुरहानपुर आ रहे हैं। पहले 1956 में नेहरू जी नेपानगर मिल का शिलान्यास करने पहुंचे। फिर 1980 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो दादी हैं राहुल की, यहां 3 दिन तक रुकी और प्रचार किया। नतीजा यह रहा कि भाजपा के कद्दावर नेता कुशाभाऊ ठाकरे तब कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर शिव कुमार से हार गए। साल 2000 में सोनिया गांधी भी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते झिरी आई थी और यहां भी एक सभा की थी। तो इस बार राहुल क्या अपने ही पूर्वजों का इतिहास दोहराते हैं, कोई नया इतिहास लिख जाते हैं, या फिर केवल इस यात्रा के इतिहास का एक पड़ाव बनकर रह जाते हैं, ये अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन जैसा हमने कहा, हर दिन की अपनी एक थीम है, तो कम से कम इन 13 दिनों में इन 13 अलग अलग तस्वीरों, थीम्स के लिए भी आप तैयार रहें। चलिए, इन दिनों सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ में, जहां भानु प्रतापपुर में चुनाव हो रहा है, उसके लिए गांव गांव में घूम घूमकर समाज के वोटर्स को एक कसम खिला रहा है। देवी देवताओं वाली कसम है ये। कांग्रेस और बीजेपी के लिए दिक्कतें कसम बढ़ा रही है। कसम क्या है, देख ले जरा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प इसलिए कि सर्व आदिवासी समाज का दांव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ सकता है। 2 दिन पहले सर्व आदिवासी समाज ने अपने एक प्रत्याशी को सर्वसम्मति से चुनाव में उतारने का फैसला किया। तो अब सर्व आदिवासी समाज गांव-गांव में अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए आदिवासी वर्ग को शपथ दिला रहा है। बाकायदा देवी देवताओं की पूजा कर कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं करने की शपथ दिलाई जा रही। सर्व आदिवासी समाज के इस कदम पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। दरअसल आदिवासी समाज आरक्षण में कटौती से खफा है, इसलिए वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा है। तो क्या मायने आदिवासी वर्ग की इस कसम वाली पॉलिटिक्स के, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह कि इस चुनाव में आदिवासी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बात तय है, और ये सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती के तौर पर है, ये भी साफ है। लेकिन इस मुद्दे पर आदिवासी भाजपा के साथ खड़े हों, ऐसा भी नहीं दिखता। ये बात खुद आदिवासी वर्ग के अपने खुद के उम्मीदवार खड़े होने से साफ होती है, जता दी। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का, प्रचार करने का पूरा अधिकार है, सच है। लेकिन दूसरे के खिलाफ आप किसी को कस्में खिलाएं, क्या इसका हक आपको कोई दे रहा है? नहीं। लेकिन फिलहाल किसी भी दल के पास में यह सियासी मौका नहीं है कि वो आदिवासी वर्ग के किसी संगठन या नेता को कुछ खरा खरा कह सके या सीधा सीधा बोल सके। ऐसा साहस फिलहाल कोई करता नहीं दिख रहा। लेकिन अब इस कसम का असर कितना होता है और इस कसम के असर का दुष्परिणाम कौन सा पक्ष ज्यादा भुगतता है, ये देखेंगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां आज मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने कुछ अहम ऐलान किए, फैसले लिए, और इन सब के केंद्र में किसानों के मुद्दे ही दिखाई पड़े। देखें। प्रदेश में खाद्य संकट पर बढ़ती सियासत के बीच किसानों से जुड़े 18 मुद्दों पर चर्चा के लिए हजारों किसान भोपाल के एमबीएम कॉलेज ग्राउंड पर जुटे। इसके मंच पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मौके को भांपते हुए उन्होंने वहां कई बड़े ऐलान किए।
ऐसा थोड़ी है कि किसान यहाँ नारे लगाते रहे और मैं और कहीं निकल जाऊं। तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूं कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रदेश में खाद के बढ़ते संकट और सियासत के बीच सरकार ने एक अहम फैसला किया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब से किसानों को उनके घर पर ही खाद मुहैया कराएंगे। इधर कांग्रेस का सीधा आरोप है कि अगर कहीं खाद प्रदेश में है तो वो केवल बयानों में ही है, जमीन पर नहीं। खाद तो केवल शिवराज सिंह के वक्तव्यों में है, सरकार के नुमाइंदों के वक्तव्यों में है। खाद आप चले जाए देख लें जरा, लाइन लगा के सुबह से शाम तक लाइन लगाए। अब सवाल ये, क्या किसानों को घर पर खाद मुहैया कराने का फैसला किसानों को राहत देगा? चलिए अब जरा किसानों को लेकर जो बड़े ऐलान हुए, किसको कितनी राहत दे पाएंगे, जरा इसको भी डिकोड कर लें। किसानों की सभा में सरकार ने पूरी तैयारी के साथ मंच पर उन्हीं मुद्दों का ऐलान किया जो किसानों के एक बड़े वर्ग को राहत का एहसास कराएं। बिना किसान की अनुमति के जमीन अधिग्रहित नहीं होगी। कर्ज माफी, डिफाल्टर किसानों के कर्ज माफी का ब्याज सरकार देगी। किसान पंप योजना का अनुदान अगले बजट में आएगा। गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से वापस करवाया जाएगा। नहरों की मरम्मत कर आखिरी छोर तक पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि, इसके बचे हुए किसानों के नाम जोड़े जाएंगे। ये तमाम वो मुद्दे रहे, बड़ी समस्याएं रहे जो बड़े वर्ग से जुड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात ये, खाद को लेकर जो ऐलान हुआ, इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह लिया जा सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब वाकई किसानों को फायदा पहुंचाए, क्योंकि विपक्ष की घेराबंदी इस मुद्दों पर है और सरकार इस बात को समझती है। चलिए, राहत सियासी तौर पर आपको देगी, ये तब होगा जब जमीन पर ये किसानों को राहत देती नजर आएगी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज हमने बुलेटिन की शुरुआत की बच्चों की शिक्षा से जुड़ी, ये खबर भी उसी से जुड़ी। आधुनिकता के इस दौर में छात्र ऑटो, बाइक, स्कूटी, साइकिल, बस सबसे ट्रैवल करके स्कूल जाते हैं। लेकिन बालाघाट खैरलांजी गांव का एक छात्र ललित अनोखी सवारी से स्कूल पहुंचता है। देख लें जरा। बालाघाट के परसवाड़ा तहसील के खैरलांजी गांव की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। घोड़े पर सवार होकर छात्र स्कूल के लिए निकला है। जी हां, मुश्किल ये है कि स्कूल तक जाने के लिए सड़क है ही नहीं। ऐसे में कक्षा 8वीं का छात्र ललित कुमार कडोपे स्कूल आने जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करता है। ये घोड़ा ललित के नाना नानी का है, जिसे अब उसने अपने स्कूल की सवारी बना लिया है। स्कूल का 4 किलोमीटर का रास्ता रोज वो ऐसे ही घोड़े पर तय करता है। 4 से 5 किलोमीटर। यस। कैसे जाते हैं आप? घोड़े से। पापा ने सिखाया, उसके बाद मैं खुद ही चलाने लगा। घोड़ा में आदत बना ले से जी, और वो के अब इतना जंगल में भी रहते हैं, इसलिए वो है तो मैं जा रही से। वो एक जंगल में रहता है और वहाँ से पढ़ाई के लिए घोड़े से आना एक बहुत बड़ी शान की बात है। वैसे जिस किसी ने इन तस्वीरों को देखा या इसके बारे में सुना, वो हैरान रह गया। पर इसके पीछे घोड़े की सवारी का शौक नहीं, बल्कि वो सड़क है जो अब तक बन ही नहीं पाई। अगर सड़क होती तो छात्र को यूं घोड़े पर सवारी कर स्कूल ना पहुंचना होता। तो आपको फिर याद दिलाते हैं कि बुलेटिन की शुरुआत हमने की थी जहां बच्चों के स्कूल टाइम को बदला जा रहा है एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जिसका विरोध नहीं है। लेकिन इसके लिए बच्चों के स्कूल टाइम की बलि क्यों, उसमें कटौती क्यों, उसमें परिवर्तन क्यों, सवाल उठा। दूसरी तरफ उसी प्रशासन ने जो बच्चों की सड़क बनाने का दावा करता है, सड़क के अभाव में एक बच्चा घुड़सवारी करते हुए जाता है, जो देखने में आपको आंखों को अच्छा लग सकता है। लेकिन इसमें कितना जोखिम है और कितना खोखला वो दावा है जो बार बार कहते हैं कि हर जगह सड़क पहुंच रही है। हर सरकार ये दावा करती है, ये उसके मुंह पर एक तमाचे की तरह। ये आईना भी है कि हम कितना आगे बढ़ पाए इन सुविधाओं के मामले। आज के न्यूज रिकॉर्ड में बस इतना ही। खबरों के इस बुलेटिन में आपको खबरों की तह तक हम जाकर बताते हैं ताकि आप लोगों से आगे रह सकें, सचेत रह सकें। शो आपको कैसा लगता है हमें बताइए, हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल इतना ही। अपने परिवार के साथ सुरक्षा के साथ रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।